इसलिए मैं यहाँ अपने दोस्तों कोगन और जोश के साथ हूँ, और हम जिस भी चीज के बारे में बातचीत करेंगे उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। कैसा चल रहा है दोस्तों? अच्छा। उत्कृष्ट। बस कोको का एक पूरा मग खा लिया। आपने कोको के बारे में क्या सोचा? यह अच्छा था। उम्म इसका स्वाद बहुत ही मिट्टी जैसा है। यह शायद इसका वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप क्या सोचते हैं? पूर्णतः सहमत। आह, बार की मिट्टी जैसा शक्तिशाली स्वाद। हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रभाव है। मैं इसे अफीम का प्रभाव या कुछ और नहीं कहूंगा, लेकिन इसका थोड़ा आराम देने वाला प्रभाव जरूर है, जिसे आप बाद में महसूस करते हैं। क्या आप इसे महसूस करते हैं? क्या आपने इसे नोटिस किया? ओह, मैंने थोड़ा उग्र, समान गुणवत्ता वाला और भी कुछ देखा। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। हाँ, यह एक बड़ी उपलब्धि जैसा लगता है। मुझे नहीं पता कि वह क्या है। कुछ हद तक कैफीन की तरह, वास्तव में थोड़ा मजबूत। हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। मुझे लगता है कि मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता था, जोश, इसके बारे में। क्योंकि आपका अभिनय में एक इतिहास है और आपके पास प्रदर्शन में एक इतिहास है, और मैं उत्सुक हूं कि आपके बीच के क्रॉसओवर पर क्या विचार हैं। अभिनय या पहचान की जांच, मंच या थिएटर के लिए, और अपनी पहचान की जांच, अपने लिए। हाँ, अभिनय का अध्ययन करते समय यह वास्तव में बहुत पहले ही स्पष्ट हो गया था कि यह वास्तव में अहंकार का अध्ययन करने की एक कला है। और फिर उदाहरण के लिए, अभिनय में अक्सर हम एक उद्देश्य की तलाश में रहते हैं, और कॉलेज में मेरे अभिनय शिक्षक मूल रूप से इसे एक ही वाक्यांश में रखते थे। यह सिर्फ एक किरदार है जो दूसरे किरदार से कुछ करवा रहा है। और फिर वहां से यह वास्तव में स्पष्ट हो गया कि ये प्रेरणा और इन सभी चीजों के बारे में है, और ऐसा लग रहा था प्रकृति में बहुत कुछ इच्छा या अहंकार है। और इसलिए जब आप विभिन्न पात्रों की खोज करना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं, अपने स्वयं के अहंकार पर काबू पाने के लिए या इस स्वयं की भावना पर काबू पाने के लिए स्वयं, यदि आप चाहें तो आपको इस बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे करना है। इन पात्रों से संपर्क करें, क्योंकि वास्तव में यह इसके बारे में है। हम क्षमता के साथ खेलना शुरू करते हैं। हम क्या करने में सक्षम हैं और हम चरित्र में क्या लाते हैं या चरित्र क्या लाएगा जो हमारे भीतर नहीं दिखता है। और इसलिए अहंकार या अहंकार की संरचना, इच्छाओं, नियंत्रण को देखने में सक्षम होना, बाहर से इस प्रकार की चीजें वास्तव में दिन प्रतिदिन के आधार पर क्या होता है उसे उजागर करना शुरू कर देती हैं। और यह एक दिलचस्प अनुभव था, बजाय इसके कि अहंकार महसूस हो कि यह हर समय यहां मौजूद था। यह कुछ ऐसा था जिसे दूर से देखा जा रहा था, और मुझे लगता है कि इसने इन तंत्रों को बिना किसी आवश्यकता के शिकार हुए काम करते हुए देखने में सक्षम होने के लिए ऐसा काफी लगता है अंतर्दृष्टि जैसे प्रदान की उस है, ऐसा कहा जा दृष्टिकोण सकता है। से या उस माध्यम से आपके पास अहंकार की प्रवृत्तियों की पहचान करने और केवल अहंकार की प्रवृत्तियों पर ध्यान देने, उनकी प्रेरणाओं को जरूरी नहीं कि आपकी प्रेरणाओं के रूप में देखने के बीच अंतर देखने का अवसर है, जैसे कि बस वास्तव में उन प्रवृत्तियों, व्यवहारों, प्रेरणाओं को पहचानने के लिए पर्याप्त दूरी। और शायद ये पूरी प्रक्रिया जिसके बारे में हम बात करते हैं, जागृति इत्यादि, वास्तव में एक अर्थ में इसके बारे में है। यह वास्तव में दूरी बनाने या दर्शक बनने के बारे में नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज वास्तव में कभी भी नहीं होती है। वे वास्तव में नहीं होते हैं, लेकिन ये सभी पहचान के संज्ञानात्मक पहलू हैं। इच्छा, घृणा के। वे सभी कुछ ऐसे हैं जिन्हें किसी बिंदु पर इस रूप में देखा जा सकता है। वे ऐसी चीज हैं जिन्हें वास्तव में किसी इकाई, किसी व्यक्ति, किसी केंद्र, किसी शरीर मन को परिभाषित करने के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है। और इसका बहुत बड़ा मूल्य है, चाहे जिस भी तरीके से इसे अपनाया जाए। हाँ, आदतन पैटर्न और उन पंक्तियों के अनुरूप चीजों के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। अभिनय ने वास्तव में इसे अंदर की ओर मोड़ने और वास्तव में ध्यान देना शुरू करने का अवसर दिया। तो एक तरह से यह बिना किसी औपचारिक प्रश्न के पूछताछ का अपना रूप था। एक तरह से इन चीजों को देख रहा हूं, और हाँ, यह एक भ्रम है कि यह दूर से है, लेकिन यह उतना चिपचिपा महसूस नहीं होता है जब हम खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में लागू करते हैं जो एक प्रयोग चला रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो एक खेल खेल रहा है बनाम यह वह है जो मैं हूं, जो उस समय यह एक तरह से दृढ़ ज्ञान था, या मैं इस तरह हूं, यह इस प्रकार था, यह क्या है, बस यही जिज्ञासा थी। और इसलिए इस तरह से इसके साथ जुड़ने में सक्षम होने से यह बहुत कम चिपचिपा हो गया। हाँ,
ये वास्तव में मुझे कुछ चीजों की याद दिलाता है जो मैंने कई साल पहले अपनी प्रारंभिक जागृति के तुरंत बाद देखी थीं। उनमें से एक ये था कि मैंने देखा कि कुछ प्रेरणाएं या इच्छाएं या बिल्कुल सामान्य मानवीय भावनाएं या अनुभव जिन्हें पहले मैंने बिना एहसास किए ही दबा दिया था। ये ऐसा था जैसे मैं कुछ चाहता था, लेकिन मैं वास्तव में उसे न भी चाहता था। तो ओह, मेरे भीतर भारी मात्रा में दुविधा थी, खासकर उन चीजों के बारे में जो वास्तव में काफी स्वाभाविक थीं, जैसे कि सेक्स ड्राइव या आकर्षण या अलग अलग चीजें। और मैंने जागने के बाद देखा, अचानक मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इसे व्यक्त करना वास्तव में कितना आनंददायक है और यह खतरनाक नहीं है। और इसका परिणाम यह होता है कि आप अधिक प्रामाणिक हो जाते हैं, आप अधिक तरल और स्वाभाविक हो जाते हैं, और बिना किसी खेद के मानवीय बने रहना बहुत अच्छा लगा। और वह बदलाव मेरे लिए इतना कठिन था, ये इतना कठोर था, ये इतना नाटकीय था कि ये ऐसा था जैसे, हे भगवान, मैं अपना पूरा जीवन जी सकता था और इसे पहचान भी नहीं सकता था। तो वास्तव में अनुग्रह से या मुझसे परे किसी चीज से। और वह यह है कि मुझे लगता है हम जो भी बात करते हैं उसका इतना महत्वपूर्ण हिस्सा पहचान से परे कुछ है, जो आप खुद को समझते हैं उससे परे किसी भी तरह से काम में आना चाहिए। अन्यथा आप बस अपने ही दृष्टिकोण में फंस सकते हैं कि आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि यह एक दृश्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिरोध का एक सार है, बस मुझे लगता है कि हम इसके आदी हो गए हैं, या यह लगभग एक आवश्यकता है जिसके साथ हम खुद को जोड़ते हैं। और इसका बहुत सारा संबंध सामाजिक संरचनाओं और अनुरूप होने की आवश्यकता या अस्वीकार न किए जाने की आवश्यकता और इन सभी अन्य चीजों से है। और जब वह विशेष यह एक चौराहे की तरह लग रहा था, या शायद किसी प्रकार का चरमोत्कर्ष, जब वह विशेष बिंदु देखा गया था, तो यह था कि क्या आप वास्तव में जो हैं उसके अलावा कुछ और होने का दिखावा करना उचित है, या क्या आप जो वास्तव में हैं वही बने रहना बेहतर है। और यहां तक कि अभिनय में भी अच्छा अभिनय हमेशा प्रामाणिकता के स्थान से आता है। दरअसल एक अच्छा अभिनेता वही महसूस कर रहा होगा जो उसका किरदार महसूस कर रहा है। और इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब अभिनय में प्रामाणिकता नहीं होती है तो हमें बस उस अलौकिक घाटी का एहसास होता है जहां कुछ गड़बड़ है। जब यह अभिनय कर रहा था तो यह एक बड़ा रहस्योद्घाटन था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चरित्र की परतें और मूल रूप से बकवास लागू करते रहना होगा। और जब मुझे एहसास हुआ कि यह उन परतों को हटाने और किसी ऐसी चीज तक पहुंचने के बारे में है जो मौलिक रूप से सच है, तो कुछ बदल गया और अभिनय को प्राप्त करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। जिस तरह से अन्य लोगों ने इसे देखा, वाह, वह अविश्वसनीय था। और मैं ऐसा था, लेकिन मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। मैं वास्तव में ईमानदार था और वह एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या मतलब है? लेकिन यार, आप जो कह रहे हैं मैं उससे काफी हद तक संबंधित हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या मतलब है, या अलौकिक घाटी वाक्यांश को खोल दें? क्या आपने यही कहा था? हाँ, अनोखी घाटी। अलौकिक घाटी। मुझे लगता है, मुझे यकीन नहीं है कि पारंपरिक सटीक परिभाषा क्या है, लेकिन यह तब होता है जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो मानव या सजीव जैसी होती है, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा हटकर होता है, और हमें बस एक सहज ज्ञान मिलता है कि कुछ सही नहीं है। तो जब आप उन जैसे वीडियो देखते हैं, एक ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड, और जिस तरह से वे चलते हैं, भले ही ये बहुत ही इंसानों जैसा है, इसमें कुछ थोड़ा सा अजीब है, और ये हमें एक तरह का एहसास दिलाता है कि कुछ है, बिल्कुल सही नहीं है। समझ गया। वास्तव में हमारे पास ये हैं, जानते हैं, युवा पीढ़ी इसे क्रिंज के रूप में संदर्भित करेगी, और एवलॉन अक्सर उस शब्द का प्रयोग करता है। और जब कोई अप्रामाणिक होता है तो उसे एक अनुभूति होती है जो उसे कहने पर मजबूर कर देती है, यही क्रिंग है। तो यह अंतर्ज्ञान बोल रहा है जैसे कि वहां प्रामाणिकता के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और हम बस जानते हैं, हम अभी तुरंत जानते हैं। प्रतिभाशाली। अब क्या क्रिंग यहां नीचे है और एसएस यहां ऊपर है, या क्रिंज एसएस से परे है? मुझे लगता है कि एसएस प्री क्रिंग अनुभव है। जब कोई अंदर आता है और आपके मन में पूर्वाग्रह होता है तो वह शायद एसएस है, लेकिन उनका व्यवहार अंततः क्रिंज के परिणाम की ओर ले जाता है। वह प्रतिभा है। हमें यह समझाने के लिए कहना होगा। अंत में मैं आपसे वास्तव में कुछ अलग पूछना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। तो जब हम अनकाउंटी वैली के बारे में बात करते हैं, या हम उस कमी या विशेष रूप से अभिनय में जो कुछ भी के बारे में बात करते हैं, तो क्या वह भावना आपको तब मिलती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास शायद एक अभिनेता के रूप में काफी अच्छा प्रशिक्षण है? वे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें अभी भी कुछ ऐसा है कि आप बस जाएं, वे अभिनय कर रहे हैं, बस इतना ही। तथ्य यह है कि उनका अभिनय अलग दिखता है, जबकि एक बहुत अच्छा अभिनेता, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो, आपको पता ही नहीं चलता कि वे अभिनय कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे वही हैं जो वे हैं, और फिर आप पहले से ही कहानी का हिस्सा हैं। आप वही महसूस कर बस रहे इतना हैं ही जो वे महसूस कर रहे हैं। मेरा मतलब है, अच्छा अभिनय एक प्रामाणिक अनुभव है जो दर्शकों के लिए इस मानवीय अनुभव के लिए नामांकन कर रहा है। हम तुरंत एक प्रामाणिक अनुभव से आकर्षित हो जाते हैं।
साथ न आना बिल्कुल असंभव है। और इसका एक अच्छा उदाहरण जिम कैरी को एस वेंचुरा युग से लेकर जब उन्होंने फिल्म द मैजेस्टिक में काम किया था के बारे में जाना होगा। यदि आपने कभी देखा है तो जिस तरह से वह चरित्र में उतरते हैं वह आपको अपनी ओर खींचता है। और भले ही आप इस विशेष व्यक्ति के चेहरे को देख रहे हों जिसे आप उस फिल्म के क्षणों में इन अन्य पात्रों के साथ जोड़ रहे हों, आप पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हैं और इसमें उसके साथ वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। आपको वास्तव में उसके साथ इस पल में रहने के लिए सक्रिय रूप से विरोध करना होगा। और यह अच्छा अभिनय है। यह लगभग सभी चीजों की बिक्री में भी दिखाई देता है। इस तरह की चीजें यदि हम उस अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर सकें तो हमें यह समझ में आएगा कि वह हमेशा किसी न किसी तरह से बोलती रहती है। हमें कुछ सही होने या कुछ थोड़ा गलत होने का एहसास होता है। हमेशा उस पर भरोसा करें क्योंकि यह हम सभी के लिए प्रामाणिकता की परम आवश्यकता प्रतीत होती है। सुंदर। तो कोगन, मैं आपसे पहचान के बारे में कुछ पूछना चाहता था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि उसके पिछले जीवन और आपके जीवन के बीच एक अर्थ में इतना अंतर है। तो कोगन एक जैन बौद्ध है। वह वास्तव में एक मठवासी, एक भिक्षु है। और मैं उत्सुक हूं कि आपका अनुभव क्या है। पहचान की जांच करना, पहचान की सीमाएं, शायद पहचान की मिथ्याता, लेकिन लेंस के माध्यम से, या बहुत कठोर अभ्यास और एक बहुत ही व्यवस्थित जीवन के अनुभव के माध्यम से, लेकिन सेवा का जीवन। सचमुच जैसे आपके आसपास रहने के बारे में एक बात जो मेरे संपर्क में आने वाले अधिकांश लोगों की तुलना में मेरे लिए तुरंत बहुत स्पष्ट है, वह यह है कि आप पूरी तरह से सेवा का जीवन जीते हैं और आप इसे बाहरी कारणों से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप जो कर रहे हैं वह केवल सेवा है और बस इतना ही। और आप संतुष्टि की तलाश नहीं करते। आप यह भी नहीं चाहते, तुम्हें कोई परवाह भी नहीं है। आप इसे केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना उचित है। आप इसे सचमुच जीते हैं। आप जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, जिस तरह से आप जो भी करते हैं, और यह आनंददायक और स्पष्ट है, जो अद्भुत है। यह देखने में सुंदर है और मैं इसका सम्मान करता हूं। और आप जानते हैं, मैंने आपसे यह कहा है, लेकिन रेजिमेंट का जीवन, का वास्तव में जन परंपरा को कई तरीकों से और आगे भी वर्णित किया जा सकता है। इससे आपको कैसे मदद मिली, या इसने पहचान की प्रकृति की गहन जांच में कैसे भूमिका निभाई? महम, हाँ, यह दिलचस्प गतिशील है, क्योंकि एक तरफ पूरी चीज में प्रवेश द्वार का प्रकार यह है कि आप अपना सिर मुंडवाते हैं, आप वर्दी पहनते हैं। तो एक तरह से पहला कदम यह है कि आप जो कुछ भी पहचानते हैं उसे छोड़ दें, है ना? तो सबसे पहले हर कोई एक ही तरह से एक ही गेंद से खा रहा है, एक जैसे कपड़े पहन रहा है, एक जैसे बाल कटवा रहा है, हर दिन बिल्कुल एक जैसा काम कर रहा है। और इस तरह आप अपनी जो भी प्राथमिकताएं और प्रवृत्तियां हैं उन्हें नीचे रख रहे हैं। एक तरह से यह कठोर संरचना है। यह आपको वास्तव में पसंद और नापसंद को कम करने और इस संभव और एक तरह की स्वीकृति में रहने और बस इसका पालन करने का अवसर देती है। हालांकि निश्चित रूप से आप उससे भी पहचान कर सकते हैं, है ना? इसलिए जब तक आप में वास्तव में यह वास्तविक जिज्ञासा नहीं है, दिन के अंत में यह अपने आप में फंस सकती है। और मेरे शिक्षक हमेशा इस बारे में कहते थे कि क्या यह अनुशासन है या वह कुछ और कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक अत्यंत दयालु, सख्त और कठोर मठ में प्रशिक्षण लिया था जिसमें बहुत अधिक अनुशासन था। और उन्होंने कहा, मैंने देखा कि जब मेरे शिक्षक का निधन हो गया तो ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपनी पसंद और नापसंद में वापस आ गया है और फिर अनुशासन ध्वस्त हो गया। और उन्होंने कहा, इसीलिए मुझे लगता है कि यह भीतर से आना चाहिए। उसी तरह से मैं पूछताछ महसूस करता हूं। जब तक यह इस बात की प्रामाणिक जांच नहीं हो जाती कि हम क्या हैं, कोई भी प्रणाली आपको यह नहीं देगी। यह आपका समर्थन कर सकता है, यह एक कंटेनर रख सकता है जहां आपके पास समय हो। उदाहरण के लिए, मैंने एक मठ में कई महीने गुजारे थे और मैंने कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा, है ना? क्योंकि एक बिंदु वाले दृष्टिकोण में जब आप की तरह होते हैं, बस सब कुछ को मुंह के इस एक ही बिंदु में एकीकृत करते हैं, तो आप जिस तरह की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं उनमें से एक यह है कि आप कभी भी ऊपर नहीं देखते हैं। आपकी आंखें हमेशा स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर झुकी रहती हैं, जैसे वे ध्यान के दौरान होती हैं, है ना? तो निसंदेह मठ में यह अवसर है कि आप वास्तव में किसी के साथ बिना देखे ही थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। और क्योंकि आप लगातार इस एक निर्देशित तरीके से मन को एकजुट कर रहे हैं और हर कोई इसे समझता है, क्योंकि यह एकत्रीकरण की प्रकृति है, इसलिए हर कोई जानता है कि आप क्या कर रहे हैं।
और शायद आपके बॉस के साथ यह उड़ान नहीं भरेगा, लेकिन साथ ही जब तक आप वास्तव में जिज्ञासा के इस स्थान से नहीं आ रहे हैं और अपने लिए जानना नहीं चाहते हैं, न कि केवल जो निर्देश आपको दिया गया है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैंने निश्चित रूप से लोगों को एक में 4 साल बिताते हुए देखा है मठ, और फिर भी अपनी पहचान से परे नहीं जा रहे हैं। बस संरचना के भीतर एक आरामदायक जगह ढूंढ रहा हूं और इस सब में एक तरह की शांति है, और फिर भी छलांग नहीं लगा रहा हूं। तो यह मेरे लिए भी एक दिलचस्प खोज है। देखने में यह लगता है कि व्यावहारिक धर्म, जिसे तथाकथित कहा जाता है, ने अपने स्वरूप और प्रकार के आधारों को तोड़ दिया है, जो ज्यादातर प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक जिज्ञासा पर आधारित है। पारंपरिक धर्म के विपरीत, जिसके रूप, शास्त्र और वह सब कुछ है, तो यह बहुत दिलचस्प प्रकार का प्रतिच्छेदन है। उसके साथ अभिनय में एक समानता है। 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। वहां जिसे हम बाहरी से आंतरिक कहेंगे, और जो अक्सर दिखता है वह है चरित्र देना या अभिनेता को एक पोशाक देना, उन्हें कुछ सहारा देना और उन्हें शारीरिक रूप से यह महसूस कराना शुरू करना कि चरित्र कैसा है, और शायद यह अंदर डूब जाएगा। और फिर आंतरिक से बाहरी होता है, जहां आप जो कहते हैं उसके साथ साथ आप उस आंतरिक कार्य को करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल फिट बैठता है। क्या यह सचमुच दोनों है? जैसा कि आप उल्लेख कर रहे हैं, यह एक तरह से आपके पास वह बाहरी संरचना है, लेकिन वास्तव में यह अभी भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो वहां गहराई से शुरू हो। मुझे लगता है कि यह खूबसूरती से कहा गया है। मैं बस इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा, और मैं कभी कभी चीजों को एक निश्चित तरीके से सेट करता हूं, भले ही मैं ध्यान न दूं। लेकिन मैं 2 ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी जिंदगी बाहरी तौर पर बेहद अलग है, और दोनों को बहुत गहरी अंतर्दृष्टि का एहसास हुआ है, और यह उस डॉक्यूमेंट्री में सामने आएगा जिसे हम बना रहे हैं। लेकिन दोनों की जिंदगी बेहद अलग है। मेरा मतलब है, जोश जीवित है, वह वस्तुतः चालबाज आदर्श है, विदूषक आदर्श है। वह यही है। वह प्रफुल्लित करने वाला है। वह मजेदार है, वह मजबूत है, वह ऊर्जावान है। कोगन, क्या मैं उसे आवश्यक रूप से गंभीर नहीं कहूंगा, लेकिन वह संयमित है। उसकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। वह केवल सेवा करता है। वह दिन भर यही करता है और आनंद से करता है, और उसके आसपास रहना बहुत आनंददायक है, और वह बहुत आकर्षक भी है। उनमें हास्य की अच्छी समझ है, वगैरह वगैरह। लेकिन वह वस्तुतः एक मठवासी जीवन शैली जीता है, जिसके बारे में हम में से अधिकांश लोग पूरी तरह से अभ्यस्त और अनभिज्ञ हैं, इत्यादि। और फिर भी किसी तरह इन दोनों लोगों को यह एहसास होता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह बहुत ही गहरा है। मैं जो कुछ भी करता हूं वह इसी बारे में होता है। चैनल पर हर वीडियो ये इसी बारे में है। हम अभी बात कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि ये चीजें कहां संपर्क में आती हैं। सही मुद्दा यह है कि यदि आप अपने आप से कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक गृहस्थ या जीवन शैली में रहता हूं, या मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मठवासी नहीं हूं, तो ठीक है, आप यहां जाइए। मैं यह इंगित करने या शायद समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग वास्तव में पहचान की जांच करने के लिए क्या करते हैं, वास्तव में मुद्दे की जड़ तक पहुंचने के लिए। यदि आप जैन बौद्ध हैं तो आप इसे जन्म और मृत्यु की समस्या कह सकते हैं। यदि आप एक ऐसे परिवार में हैं जहां आप कह सकते हैं, मैं कष्ट क्यों उठा रहा हूं, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं, मेरे पास जो भी सामान है, सारी चीजें जो मैंने पूरी कर ली हैं, और मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहते हैं। जो मायने रखता है वह यह है कि यह आपके लिए प्रामाणिक है, और यह आपका सबसे गहरा प्रश्न है, यह आपकी सबसे गहरी लालसा है, आपकी सबसे गहरी प्रेरणा है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कोगन ने जो कहा वह बहुत सुंदर था, जहां आप एक मठ की स्थिति में महीनों बिता सकते हैं, बस सचमुच नीचे और आगे की ओर देखते हुए। और यह बहुत स्वाभाविक है। मैंने खुद बौद्ध धर्म अपनाया है। मैं कभी मठवासी नहीं रहा, लेकिन मैंने सेशंस किया है, जो सप्ताह भर चलने वाला एकांतवास है। और यह बहुत आसान है जब आप जाजन में बैठे हों और अपनी नींद भरी बुद्ध आंखों से अपने सामने 2 से 4 फीट की ओर देख रहे हों, जैसे कि आप जाजन करते हैं, उठना और बस ऐसा करना जारी रखें, वस्तुओं और लोगों आदि को ऊपर देखे बिना आपके सामने एक तरह के धुंधले दृश्य अनुभव को नोटिस करना बहुत स्वाभाविक है। और यह वास्तव में ध्यान के लिए अनुकूल है, लेकिन यह एक यांत्रिक चीज है जो हम कर रहे हैं। यह एक अवसर या एक संरचित अभ्यास है जो हमें परे या शायद भीतर गहराई से देखने की अनुमति देता है। और उन्होंने जो वर्णन किया वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे तब महसूस हुआ जब मैंने जैन के 3 स्तंभों को पढ़ा, और मैंने जैन शिक्षक और छात्रों के साथ उन आदान प्रदान को पढ़ा, और मुझे पता चला कि इसे कैसे संलग्न किया जाए। एक बात, वह एक जगह जो हमेशा से यही थी, मेरे जीवन के सबसे 24 साल, जब मैं पीड़ित था, जब मैं अपने विचारों से जूझ रहा था, जब मैं चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, ये सभी पूछताछ, वह सारी चीजें, पूरे समय वहां कुछ न कुछ था, ठीक मेरे चेहरे के सामने, और मैं बस इसे विचारों में नजरअंदाज करता रहा और इससे बचता रहा और चूकता रहा। और अचानक उछाल, मुझे पता था कि यह क्या था,
जिस पल मुझे पता चला कि यह क्या है, मैंने उससे अपनी आंखें नहीं हटाईं, मैंने उससे अपना दिल नहीं हटाया। कुछ बिंदु पर मैं उसके साथ रहा, और उन्होंने जो वर्णन किया वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा महसूस हुआ। मैं काम पर जा रहा था, मैं लोगों से बात कर रहा था, मैं उस समय एक पूर्व प्रेमिका से बात कर रहा था। जैसे अलग अलग लोग, अलग अलग परिस्थितियां, और किसी तरह कुछ ऐसा था जिसे मैं पूरे दिन अपने साथ लेकर चल रहा था। और यह बस वही ज्वलंत प्रश्न था। इसे अपने वास्तविक स्वरूप के संपर्क में आने की तीव्र इच्छा कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहते हैं, लेकिन यह आपके पास है, यह आपके पास बिल्कुल है, और आप इसे अपने पूरे जीवन भर निभाते आ रहे हैं। और यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपका एक हिस्सा इस पर ध्यान देना चाहता है। और इसे मठवासी परिवेश में संबोधित किया जा सकता है, इसे एकांतवास में संबोधित किया जा सकता है, और ऐसा करने के लिए यह बहुत अच्छे स्थान और समय है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अभी पहुंच योग्य नहीं है, या जब आप टेलीविजन देख रहे हों या अपने प्रेमी से बात कर रहे हों तो यह पहुंच योग्य नहीं है। यह हमेशा आपके चेहरे के ठीक सामने होता है, और यह बिल्कुल सच है, यह मामला है। और इसीलिए मैं इस विरोधाभास को दिखाना चाहता था। और वह एक इंगित दृष्टिकोण बिल्कुल वैसा महसूस हो भी सकता है या नहीं भी कि आप वास्तव में कहां जाना चाहते हैं या आप कैसे जाना चाहते हैं। कुछ लोग समर्पण की तरह अधिक महसूस करते हैं, वस्तुतः बस जाने देने की तरह। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हम जिस एक निर्देशित दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं, और वह बिल्कुल पूर्ण समर्पण, अपने जीवन का प्रबंधक बनने का प्रयास करने और उसमें असफल होने से पूर्ण त्याग पत्र दें। वे वास्तव में मिलते हैं, और वे इस खूबसूरत जगह पर मिलते हैं। वे एक ही स्थान है, वस्तुतः एक ही स्थान। और मुझे ऐसा ही लगा, यह वैसा ही था जैसे मैंने किताब में लिखा था, इरादा और समर्पण। वे किसी बिंदु पर मिलते हैं, एक स्पष्ट दृष्टिकोण और पूर्ण रूप से इस सब में जाने देना। वे मिलते हैं, और अंत में वे एक ही चीज बन जाते हैं। हाँ, ध्यान का विस्तार है। वह ध्यान हमेशा मौजूद रहता है। यह नाड़ी पर अपनी उंगली रखने जैसा है। यह दिल की धड़कन की तरह है जो हमेशा मौजूद रहती है। और आप में से कुछ के लिए शायद यह सुनना उपयोगी हो सकता है कि इसे महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यह बिल्कुल महसूस की गई चीज जैसा है। शायद हर समय एक वास्तविक अनुभूति जितनी गहरी ना हो, लेकिन यह इतनी अधिक मौजूद है कि यह हमेशा मौजूद रहती है, ठीक चेहरे के सामने। आप अभी इसका स्वाद ले रहे हैं। आप इसे इस क्षण में सुन सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, यह बिल्कुल वैसा ही है। और सबसे पहले आपको उसका स्वाद मिल सकता है। आप उसके संपर्क में आ सकते हैं और थोड़े समय के लिए उसके बारे में अनुभवात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मन अक्सर इसकी कुछ इसी तरह व्याख्या करेगा। तो यह कहेगा, मुझे सार्वभौमिक प्रेम का अनुभव होता है, और आप बाद में उस कहानी को अपने साथ रखेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ एक और व्याकुलता है। आपने जो अनुभव किया वह सार्वभौमिक नहीं है, यह एक वचन नहीं है, यह कुछ भी नहीं है। एक तरह से यह बीच का रास्ता है, लेकिन यह हमेशा उपलब्ध है। और आवेग एक अर्थ में अधिकाधिक सूक्ष्म होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे यह अधिक से अधिक सूक्ष्म होता जाता है, यह और भी अधिक द्वार खोलता है ताकि यह हर चीज में उपलब्ध और स्पष्ट हो सके। इंद्रियां और ध्वनि और रंग और स्पष्ट रूप, इन सभी की स्पष्ट आयामिता। और एक बहुत ही विरोधाभासी बात घटित होती है, जहां एक प्रकार के विस्तार या एक विशाल एकता की तरह होने के बजाय यह जैसा होता है कि विशालता और वह एकीकृत अनुभव के हर एक क्वांटा में मौलिक रूप से अंतरंग होता है। हर आवाज, हमारे ऊपर की आवाज की आवाज, शरीर की अनुभूति, यह उत्तम है और यह बहुत गहराई से अंतरंग है। लेकिन इसमें शून्यता का एक स्वाद, कुछ न होने का एक स्वाद भी है। यह कुछ भी नहीं है, यह किसी भी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन यह ऐसी चीज भी नहीं है जिसे मन कोई वस्तु बनाता है। यही तो शून्यता है। यह सिर्फ मेरा अनुभव है। मुझे नहीं पता कि आपको इस बारे में कुछ कहना है या नहीं। हाँ, मेरा मतलब है, मैं वास्तव में इस बिंदु पर वापस जाने की योजना बना रहा था जो आपने विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बनाया था। मेरे पास यह किस प्रकार की बात आई? यदि आपके मन में यह विचार है कि इसे या कुछ और पाने के लिए आपको किसी मठ में जाने की आवश्यकता होगी, है ना? यह बिल्कुल एक बहाना है जिसे दिमाग अभी न देखने के लिए बनाता है। और अगर आप मठ भी जाएंगे तो आपका दिमाग कोई और बहाना ढूंढ लेगा। वह मेरे दोस्तों में से एक होगा, शिक्षक। वह हमेशा बार में आने वाले अहंकार के बारे में कहता था, जिस पर एक तरह का संकेत होता है, कल मुफ्त बियर, सही? और ये देख रहा है, ये कल है, ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा। और ये वापस आ रहा है, लेकिन संकेत अभी भी कहता है, कल मुफ्त बियर, सही? तो वादा कभी पूरा नहीं होता। तो जब तक आप अभी इस कालातीत खाली अस्तित्व की प्रकृति को नहीं देखते हैं, या न तो अस्तित्व है और न ही अस्तित्व है, तो
तो फिर क्या है? यही एकमात्र द्वार है। यह अब तक का एकमात्र मौजूद, कभी न टूटा संपर्क बिंदु है जो हमेशा यहीं होता है और केवल यहीं के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं होता है। नरम। हाँ, आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है। यह आपसे सब कुछ छीन लेता है। यह इसे रखने का सही तरीका है। हर भविष्य को तुमसे दूर ले जाता है, हर वादे को तुमसे दूर ले जाता है, और यह बहुत अच्छा है। आप वास्तव में यही चाहते हैं। वह आजादी है, यही मुक्ति या मोक्ष है। हालांकि आप इसे रखना चाहते हैं, यह यहीं और केवल यहीं है। वास्तव में जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, और यह इसे व्यक्त करने का बिल्कुल सही तरीका था। हाँ, बाद का वादा। जब यह इस चीज के रूप में अहंकार को बहुत अधिक व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा लाल हेरिंग हो सकता है, लेकिन अगर अहंकार की कोई चाल है तो उसकी चाल भविष्य है। इसकी चाल बाद में है। जब इसकी चाल होती है तो मुझे यहां कुछ महसूस होता है, और फिर मन एक कहानी बनाता है। बाद में मुझे इसका एहसास है। अच्छा, नहीं, ये यही है। या आप कुछ असहज महसूस करते हैं। मान लीजिए कि हम असहज कह सकते हैं। मन कहेगा, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक मैं इसे हल करना सीख नहीं जाता। बस इतना ही। यह कुछ इस तरह है, अरे इधर देखो, इधर देखो। यह थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने जैसा है। बस इसे रोकें। बस उस दिमागी रास्ते को काफी देर तक काट दीजिए। हालांकि आपको हताशा से, समर्पण से, ध्यान से, पूछताछ से गुजरना होगा, लेकिन वास्तव में अपने आप को स्वयं से यह संदेश प्राप्त करना होगा कि उत्तर यही है, और यह शब्दों का समूह नहीं है। आप किसी को बताने जा रहे हैं। आप किसी के पास नहीं जा रहे हैं और खुद को जागने वाले के रूप में घोषित नहीं कर रहे हैं। यह उन चीजों में से किसी के बारे में नहीं है। यह मान्यता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। एक मायने में यह उन सब से बेहतर है। यह अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए जीवन का कार्य पूरा करने के बारे में नहीं है। यह किसी विशिष्ट राज्य को खोजने के बारे में नहीं है। ये सभी बातें बाद में कहने के लिए बस छोटे छोटे प्रलोभन हैं। जब यहां कुछ ऐसा है जिसका समय से कोई लेना देना नहीं है, और यह बज रहा है। और आपको कोई नहीं बचा सकता। वहां कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। यह बिल्कुल भी बचाए जाने के बारे में नहीं है। यह बस इसके साथ एक संबंध विकसित करने के बारे में है, जैसा कि यह है। इतना ही। और आप ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ऐसा लगता है मानो आप सचमुच इसके लिए ही बने हैं, और बस इसमें लगे रहने का हर तरह से मतलब है कि इस बिंदु पर मेरे कहने का मतलब सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही हास्यास्पद है। अब तारीफें बहुत खोखली और खोखली लगती हैं, जबकि पहले मैं यही चाहता था। कृपया मुझे साबित करें कि मैं कितना अच्छा हूं। कृपया मुझे साबित करें कि मैं आपके लिए कितना मूल्यवान हूं। और अब मैं तारीफ सुनता हूं और ऐसा लगता है कि यह थोड़ा मजाक जैसा लगता है। यह कुछ अजीब है। यह ऐसा है जैसे, ठीक है, प्रयास करने या संघर्ष करने के लिए कुछ भी नहीं है। बस यही है और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जितना अधिक इसकी जांच की जाएगी, आप पाएंगे कि वहां और कुछ नहीं है। बस यही है। हमेशा से यही होता आया है। बाकी सब अतीत की उस भावना पर कब्जा करने, खुद को भविष्य में पेश करने के विचार मात्र हैं। इतना ही। तो अब बिना यह सोचे कि यह क्या है। हाँ, और वह आपके शिक्षक को ले गया। सही। इसलिए कई बार हम वास्तव में करिश्माई शिक्षक, गुरु या कुछ और के साथ यह विचार रख सकते हैं, और मुझे इनमें से किसी से कोई समस्या नहीं है। इसकी सुविधा एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ बहुत मददगार हो सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप वास्तव में इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना विश्वास न छोड़ें कि वह व्यक्ति आपके लिए यह करने जा रहा है, क्योंकि वे नहीं कर सकते। वे क्या कर सकते हैं? वे आपको यहां वहां इसका स्वाद दे सकते हैं, लेकिन केवल उसी क्षण में। यह सिर्फ आपको अपने साथ जोड़ने के लिए है। सही। लेकिन ऐसी स्थितियां और समूह और चीजें हैं जहां एक बहुत ही करिश्माई शिक्षक, वहां जो हो रहा है वह वास्तव में एक प्रकार का समूह है। यह समूह की गतिशीलता बाद की जीत के बारे में कहने जैसा है। जब वह शिक्षक अंततः मुझे दे देता है, या मुझे काफी कुछ मिल जाता है, उनका ज्ञानोदय या कुछ और यह सिर्फ एक खेल है जिसे हम अपने दिमाग में रखकर खेलते हैं, और यह वास्तव में सत्यापन पर वापस आता है। अजीब बात है, कई चीजों के साथ जिनमें हम उलझ जाते हैं। लेकिन सत्यापन वाली बात जिसे मैं संबोधित करना चाहता था, जो दिलचस्प है, मैंने पाया कि हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं सत्यापन, जैसे हम वास्तव में सोचते हैं कि हम देखना, सुनना, पहचाना जाना, सराहना करना और व्यावहारिक रूप से चाहते हैं। यह वास्तव में हमें ऐसा ही लगता है क्योंकि शायद हमें इसकी आदत हो गई है। लेकिन अगर आप वास्तव में गहराई से देखें तो मुझे जो मिला वह है, मुझे जो एहसास हुआ वह यह नहीं था कि मैं मान्यता चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं प्यार या एक आदर्श साथी या रोमांस या सभी अलग अलग चीजें चाहता था। मैं इसे न पाने के डर से मुक्त होना चाहता था, और मैंने वह नहीं देखा। यह वास्तव में एक टाल मटोल था। यह एक वितृष्णा थी, घृणा बस चला रही थी, और मैंने उसे नहीं देखा।
इसलिए इच्छा और घृणा आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। और जब हम खुद को इच्छा से सम्मोहित करते हैं, जैसे ओह, बाद में जब मुझे वह चीज और लालसा मिलती है, तो हम वास्तव में खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। हम एक तरह से अपने आप को विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि हम उस दृश्य के पीछे नहीं देख पा रहे हैं, और उस दृश्य के पीछे डर है, उस दृष्टिकोण के पीछे भय, और संभवतः उसके विपरीत के प्रति घृणा है। और अब हम विपरीतताओं की एक दुनिया बना रहे हैं, जहां कुछ चीजें भयानक हैं और कुछ चीजें वास्तव में सुखद हैं। और फिर भी अगर हम वास्तव में देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है, तो हम अक्सर गहरे आनंद को महसूस करने से डरते हैं। हम डर महसूस करने से डरते हैं। हम हर चीज से डरते हैं, सही? तो नीचे इसमें से बहुत कुछ सिर्फ डर का एक समूह है। और यदि आप यह सब रोक सकते हैं और सीधे डर में जा सकते हैं, तो यही है, और इसका अनुभव करें। शरीर को इसे संसाधित करने दें, इसे बस अनुभव करने दें, इसे लंबे समय तक वैसा ही रहने दें। इससे पहचान संबंधी बहुत सी चीजें नष्ट होने लगेंगी। डर के बजाय संवेदना के करीब पहुंचे। डर तो बस एक छाता है, यह एक धारणा है। संवेदना के व्यक्तिगत पहलुओं में उतरें, और यह आपको लगभग अपनी ही यात्रा पर ले जाता है, उल्लेखनीय रूप से। और यदि आप उस पूर्ण तल्लीनता और पूर्ण संलग्नता की अनुमति देते हैं, तो उस अनुभव में स्वयं को शीघ्रता से उन्मुख करना कठिन हो जाता है। सचमुच अद्भुत कंपास। हमने एक बिंदु पर इस बारे में बात की थी। कतई कंपास कृतज्ञता की भावना है। यह कोई थोपी हुई भावना नहीं है, बल्कि अपने आप को अपने दिन के किसी भी समय यह देखने की अनुमति देना है कि क्या आप इस तथ्य के लिए भी आभारी हो सकते हैं कि ये उपांग मौजूद हैं। कृतज्ञता में वास्तव में एक शक्तिशाली उपस्थिति है। बस यहां आकर खुशी हो रही है। यह आपका बहुत तेजी से मार्गदर्शन भी कर सकता है। हां, मुझे लगता है, क्योंकि यह इस प्रकार का विरोधाभास है कि हम में से बहुत से लोग यह सोचकर आध्यात्मिक पथ पर आते हैं कि यह एक मार्ग है ना? इसका मतलब है कि मैं अंततः कहीं और पहुंच जाऊंगा और कोई और हो जाऊंगा। और पूरा मजाक ये है कि ये कोई भी रास्ता आपसे कहीं और होने की क्षमता को दूर नहीं ले जा रहा है, बल्कि बिल्कुल यही है और बिल्कुल वैसा ही है। और बस अपने आप को पूरी तरह से उसी के हवाले कर देना ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो मौजूद नहीं है। आपके आगे या आपके पीछे कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल पैरों के नीचे है। हां, आरंभ का अंत और अंत का अंत, भविष्य का अंत और अतीत का अंत। और यह कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में यह बस इतना ही है। यह बहुत सरल है। लेकिन हम में एक तरह की मजबूत प्रवृत्ति होती है कि हम बाद में किसी चीज को दोबारा देखने और कल्पना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। हम बहुत अच्छा करते हैं जब हम कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, मेरे जैन शिक्षक यही कहते थे कि बस बैठो और कुछ भी मत बनाओ। ये बहुत अच्छा है महम, ये आपको बहुत जल्दी निःशब्द भी कर देता है। और यह आपको अज्ञात के साथ इस अद्भुत जुड़ाव की ओर ले जाता है। क्या आप प्रसिद्ध के बारे में बात कर सकते हैं? अज्ञात के बारे में बोधि धर्म के साथ आदान प्रदान? इसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, शायद। ये तो मुझे अब तक पता चल जाना चाहिए था। ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वह सम्राट वू से मिलने आया था। वह चीन में धर्म का संचार करने के लिए भारत से आए और सम्राट के सामने खड़े हो गए। और सम्राट ने पूछा, बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? और उसने कहा, खाली जगह, कुछ भी पवित्र नहीं। और सम्राट को यह सुनकर वास्तव में खुशी नहीं हुई। मुझे लगता है कि पिछला सवाल यह भी था कि मैंने 10,000 मंदिर बनवाए हैं और कई ग्रंथों के अनुवाद का समर्थन किया है, तो क्या मुझे बहुत पुण्य मिला? और बोधिराम ने कहा, कोई योग्यता नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा, तो बौद्ध धर्म का सार क्या है? और उसने कहा, बस खाली जगह, कोई पवित्रता नहीं। और कहा, तो तुम कौन हो? उन्होंने कहा, पता नहीं। और यह सम्राट और बोधि धर्म के बीच बातचीत का अंत था। क्या यह जानना कोई समस्या है कि आप कौन हैं या क्या हैं?
एक अर्थ में यह हर समस्या का समाधान करता है, क्योंकि अगर हम समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो वे हमेशा सब कुछ हमारी ओर इशारा करती हैं। वास्तव में दुनिया के दुखों और दुनिया की समस्याओं को कम करने के लिए नहीं, बल्कि यह तथ्य कि हम अपने मन में उनमें उलझ जाते हैं, यह तथ्य कि हम बाहरी चीजों से विचलित हो जाते हैं, उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं जो हम हैं, यहां तक कि शारीरिक संपर्क में भी नहीं, और फिर जो अभी महसूस हो रहा है उसे नजरअंदाज कर देना। वास्तव में करुणा वह नहीं है। करुणा का अर्थ है अपने मानस, अपने हृदय, अपने अनुभव को गहराई से देखना, और यह देखना कि भ्रम वास्तव में क्या है, आत्मधोखा वास्तव में क्या है। और फिर अचानक हम दुनिया में होने वाली इन भयानक चीजों को समझते हैं और हम उन्हें एक बहुत अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। वास्तव में यह मेरा अनुभव है। मुझे बस यह कहना चाहिए कि मैं चीजों को बहुत अलग दृष्टिकोण से समझता हूं, और यह बहुत बहुत स्पष्ट हो जाता है कि एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह है यहां बची हुई किसी भी अज्ञानता का समाधान करना। और इसकी गहराई के प्रभाव होते हैं, और आप वास्तव में उन प्रभावों को कभी नहीं जान पाएंगे। आप निश्चित रूप से उनकी भविष्यवाणी या योजना नहीं बना सकते। लेकिन फिर मैं बाहर देखता हूं और मुझे नेता वगैरह दिखाई देते हैं। वे ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक हिंसा वगैरह हो सकती है, और मैं समझता हूं कि वे कहां से आ रहे हैं। बेशक दुनिया में अभी भी न्याय की मांग की जाती है, और यदि आप उन स्थितियों में शामिल हैं तो आप वही करते हैं जो आपको करना है और जो आपको करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आत्मधोखे का तंत्र, देखने का तंत्र, दुनिया को स्वयं और अन्य को बहुत विभाजित तरीके से, आदिवासीवाद, जो इन सब के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, वास्तव में भ्रामक है। लेकिन इस हद तक कि कोई भी अभी भी इससे सम्मोहित है। यह उन स्थितियों से पहले की बात है कि वे ऐसी स्थिति में हैं या ऐसी स्थिति में डाल दिए गए हैं जहां वे हिंसा कर सकते हैं, और कुछ स्थितियों में, कुछ समूहों में यह काफी विनाशकारी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बस उन तंत्रों, उन प्रवृत्तियों को समझना और मानव स्वार्थ, मानव भ्रम की गहराई को देखना, और यह मानव चेतना में कैसे कार्य करता है, और अपने आप में इसका अध्ययन करना, और बस इसके लिए तैयार रहना। यहां पहचान संरचना की तह तक जाएं। यह उस सर्वोत्तम चीज के बारे में है जो आप इस जीवन काल में अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ एक ज्ञान आता है कि मैं वास्तव में दुनिया में जो कुछ भी होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यह हृदय विदारक हो सकता है, और निश्चित रूप से कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन इसके प्रति जुनूनी होना, इसके बारे में क्रोधित होना, और अन्य लोगों से इसके बारे में और विभिन्न चीजों के बारे में बात करना कभी कभी वास्तव में थोड़ा सा उत्तेजित करता है। कभी कभी एक अलग तरह की हिंसा, या यह इसे थोड़ा फैलाता है, या इसके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरे लिए ये जितना गहरा हो गया है, उतना ही अधिक मैं गहराई से आश्वस्त महसूस करता हूं कि एक चीज जो मैं दुनिया में देखी गई भारी पीड़ा को दूर करने के लिए कर सकता हूं, और जिससे मेरा दिल टूट गया है, बस गहराई से देखना जारी रखना है यहां। इसमें कोई संदेह नहीं है। और मानव बंधन या जनजातीयवाद का एक पुराना तरीका वास्तव में सामान्य पीड़ा को साझा करने से जुड़ा है। क्या होगा यदि आपको करुणा साझा करने के लिए इसे किसी अन्य तरीके से देना पड़े, और ऐसा करने के लिए वास्तव में यहां गहराई करनी पड़े? अन्य मनुष्यों के साथ या इस दुनिया में इस तरह से जुड़ना कैसा होगा जो सामान्य प्रकार की पीड़ा को साझा करने के बजाय करुणा पर केंद्रित हो? आपके लिए छोटा विचार प्रयोग। हां, बिल्कुल। और मैं यही कह सकता हूं कि इसके कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं है। कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं। कुछ बहुत ही आकस्मिक मुठभेड़। लोग मुझे ऐसी बातें बताते हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि समकालिकता ही वह शब्द है। लेकिन हां, मैं बस इतना कह सकता हूं कि आप जितना गहराई में जाते हैं
उतना ही अधिक आपको उन चीजों का एहसास होता है जो वास्तव में मानवीय आयाम से परे हैं, और करुणा का एक अलग क्रम और प्रेम का एक अलग क्रम ऑनलाइन आता है। हाँ, और ऐसा भी लगता है कि इस तरह की मुक्त उपस्थिति एक शक्तिशाली एजेंट है। यह मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जिन्हें मैं नहीं जानता। शायद यह विज्ञापनों पर पूरी तरह से नकली चीज है, लेकिन जब वे दिखाते हैं कि वहां उस तरह की चर्बी या कुछ और है और साबुन की बस एक बूंद है ना? या ये उस ब्लीच की तरह है जो पानी के एक बड़े पूल की तरह जाता है, फिर भी यह सब अचानक से शुद्ध हो जाता है, जैसे हर चीज में बस यही गति होती है, क्योंकि इसमें गहरी प्रतिध्वनि होती है, क्योंकि यह वास्तविकता होती है ना? तो स्वाभाविक रूप से यह मान्यता है कि यह संभावना है, क्योंकि यह उन सभी मनगढ़ंत तरीकों की तुलना में अधिक सत्य है जिनके बारे में हम खुद से बात करते हैं कि क्या हो रहा है इत्यादि। तो इस प्रकार की मुक्त उपस्थिति इतनी शक्तिशाली एजेंट है कि भले ही इस प्रकार के सापेक्ष स्तर पर हम वहां मानवीय पीड़ा की मात्रा को देखते हुए एक तरह की निराशा महसूस कर सकते हैं, फिर भी यह एक प्रणाली है ना? ऐसा नहीं है कि हम यहां हैं और चीजें वहां हैं, है ना? ये बिल्कुल वही है जो हम अभी यहां उपनगरीय डेनवर के इस बेसमेंट में कर रहे हैं, है ना? इसका असर हर जगह होता है। यह 10 दिशाओं में 10 शून्य रूपों में गूंजता है, ऐसा कहा जा सकता है। सभी तरीकों की तरह बातचीत का यह एक ही क्षण बाकी सभी चीजों को प्रभावित करता है, और यह एक शक्तिशाली एजेंट है। इसलिए यह याद रखना अच्छा है कि जब कभी कभी निराशा महसूस होती है और हमें नहीं पता होता है कि हम कैसे योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी अतिरिक्त है उसे हटा दें और वास्तविकता की ओर बढ़ें। यह पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है। शक्तिशाली और सत्य। खाली प्रकृति को छूने के एक क्षण में इतनी शक्ति होती है और इसके बारे में बात करना असंभव है, लेकिन आप प्रभाव देखते हैं। अक्सर पीछे मुड़कर देखने पर मन की दुनिया एक व्यस्त दुनिया है। यह बहुत सारे वादों वाली दुनिया है, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया भी है जिसमें बहुत कुछ स्थिर है, और वृत्ति में उतरना काफी सतही है। गहरी गहन वृत्ति जो इस जीवन काल में इस शरीर मन की सीमाओं और शरीर मन वस्तुओं दुनिया ब्रह्मांड के बीच स्पष्ट अलगाव से परे जाती है। आप इसके संपर्क में आते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती, और इसका असर होता है मुर्गा। हमारे पास समय समाप्त हो सकता है, लेकिन जब वह चमकने लगी तो हम रख सकते हैं। मुझे लगा कि शायद बैटरी लगभग खत्म हो गई है। सबसे निस्वार्थ चीजों में से एक जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, प्रतीत होता है कि सबसे निस्वार्थ चीज जो हम कर सकते हैं वह है इस स्वयं को छोड़ देना। यह वास्तव में शक्तिशाली शुरुआत है। हाँ, ठीक है। बातचीत के लिए धन्यवाद सज्जनों, बहुत बढ़िया था। हाँ, इसकी प्रशंसा करना बहुत ही शांत। आनंद। हाँ, देखने के लिए धन्यवाद। क्या हम 5 हैं? बिल्कुल ठीक, धन्यवाद दोस्तों। वह मजेदार था। हाँ, मैं वास्तव में यह भी नहीं जानता कि क्या कहा गया था। मैं भी नहीं जानता। अच्छा महसूस किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, उपदेश।